नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज सवाल राष्ट्र में रिश्तों के होते कत्ल पर। पुलिस के ऑपरेशन हनीमून में सोनम को लेकर आज बड़े और चौंकाने वाले खुलासे क्या क्या हुए। सोनम का विधवा प्लान क्या था जो उसने शादी से पहले 7 फेरे लेने से पहले बना लिया था। शिलोंग तो यूपी, प्रेमी राज बीच में सोनम से कहां मिल गया। पति राजा को मारने वाली सोनम को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। सबकी जुबान पर सिर्फ एक सवाल है कि ऐसे तो रिश्तों से भरोसा ही खत्म हो जाएगा, किस पर भरोसा करें। राजा रघुवंशी के साथ सोनम ने 7 फेरे जरूर लिए थे, लेकिन आज खुलासा हुआ कि उससे पहले ही उसने विधवा प्लान रेडी कर रखा था। प्रेमी राज को हीरो बनाने का भी प्लान था। मर्डर के लिए प्लान ए फेल हुआ तो पहले से तैयार प्लान बी के तहत मर्डर को अंजाम दिया गया। पुलिस ने सोनम से क्या 15 सवाल पूछे वो भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के चौंकाने वाले खुलासों पर इस रिपोर्ट को देखिए। लड़की के बारे में हमको इतना भरोसा नहीं था तो लड़की इस प्रकार से धोखा देगी हमारे को। वो गुनहगार है, उसने सब कुछ किया है, मास्टरमाइंड है। तो ये सब बिल्कुल बातें झूठी हैं क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकती। जो कुछ करा वो सोनम नहीं करवाया, उसकी साजिश थी, उसने मिलकर मेरे छोरों को मरवा दिया। अभी मर्डर का मोटिव क्लियर हुआ है। हम तो एक ही मांग इसमें है, तो इसमें जितने आरोपी बन रहे हैं उनको जल्द से जल्द जो है फांसी दी जाए। राजा रघुवंशी को सोनम ने ही अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के लिए मारा। राजा हत्याकांड पर पुलिस के ऑपरेशन हनीमून पर खुलासे से देश हैरान है। रिश्तों के कत्ल पर देश भर में चर्चा हो रही। राजा के परिवार वाले अब खुलकर कहने लगे हैं सोनम की बेवफाई ने ही उसे कातिल बना दिया। पूरा यकीन से कह सकती हूँ कि सोनम नहीं करा, जो कुछ करा वो सोनम नहीं करवाया, उसकी साजिश थी, उसने मिलकर मेरे छोरों को मरवा दिया। हेट का कॉकटेल है। सोनम की इस करतूत के बाद शादी, बेवफाई और फिर कत्ल को लेकर बहस हो रही। प्रेमी राज कुशवाहा के साथ सोनम के रिश्तों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन बात सबसे पहले इस हत्याकांड को लेकर हो रहे सनसनीखेज खुलासों की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों का इरादा पहले राजा रघुवंशी को 1000 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मारने का था। सोनम की कोशिश हत्याकांड को हादसे का रूप देने की थी। राजा के विरोध के चलते किलर्स उसे धक्का देने में कामयाब नहीं हो सके। इसी दौरान सोनम ने चिल्लाकर कहा, अब मार दो, इसे 20 लाख दूंगी। सोनम के चिल्लाने के बाद आरोपी आनंद ने चाकू से राजा की गर्दन पर वार किया। अगला वार विशाल ने किया। इस हमले के बाद राजा खुद को बचा नहीं पाया। चाकू से वार के बाद सोनम और आरोपियों ने राजा को खाई में धकेल दिया। खाई में गिरने के बाद खून ज्यादा बहने से उसकी मौत हो गई। नया खुलासा यह भी हुआ कि सोनम पिछले 3 महीने से राजा की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। शादी के बाद पति की हत्या कर देगी और शादी के 5 दिन बाद ही 16 मई को उसने राजा की हत्या की तारीख पर मुहर लगा दी। शिलोंग पुलिस स्टेशन काफी एक एविडेंस को अपनी इन्वेस्टिगेशन में ले रही है और बहुत काफी सावधानी के साथ इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो जो इन्वेस्टिगेशन में आई है वो फैक्ट्स के आधार पर, जो कि स्ट्रॉन्ग एविडेंसेज है, टेक्निकल एविडेंसेज, ग्राउंड इंटेलिजेंस और ह्यूमन एविडेंसेज के आधार पर इसमें चारों आरोपी जो है उसमें कहीं ना कहीं उन पर ये साक्ष्य बिल्कुल मिले हैं इस मर्डर में शामिल होने के, और जिसमें राज कुशवाहा और जिसमें विशाल चौहान और तीसरा जो आरोपी है आकाश राजपूती। इंदौर से आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सोनम खुद ही गाजीपुर में सामने आ गई क्योंकि उसका सारा प्लान ध्वस्त हो चुका था। इसके बाद सोनम की साजिश से जुड़ी एक-एक परतें खुलने लगी और राज कुशवाहा की इस कहानी में एंट्री हुई। वो राज कुशवाहा जो केस खुलने से पहले एक गुमनाम शख्स था, लेकिन अब सोनम के साथ मास्टरमाइंड माना जा रहा और सोनम के गाजीपुर पहुंचने को लेकर मामले में भी एक नया ट्विस्ट आ चुका है। देखिए, राज बेकसूर होता कभी तो दिन रात सोनम से बात नहीं करता, सोनम दिन रात उससे बात नहीं करती। घंटे घंटे बात कर रही है तो कौन सा बेकसूर काम कर रही है। दूसरी बात, 23 तारीख से लेकर अभी तक में अपने करीब 7 तारीख तक में जो है सोनम दिन भर बात करती थी, उससे करती थी। पापा घंटे बात करी है और हमको जहाँ तक पता है जहाँ सोनम मिली है वो उसी जगह पे राज का घर भी हुई है। उसी घर रुकी हो गया तो वो सोनम जो जहाँ रुकी थी, जो राज का घर है, राज का जो घर है प्रॉपर घर उसका उधर ही यूपी में ही है जहाँ पे रुकी थी। तो अंकल गाजीपुर है कि नहीं है? बहुत सारे गाजीपुर है, पता नहीं दीदी कौन से गाजीपुर से मिली, हम लोगों को तो नहीं पता ना। हम लोग फतेहपुर के पास जो गाजीपुर है हम वहाँ के रहने वाले हैं। हमारा गांव रामपुर है, गाजीपुर के काफी आगे है हमारा गांव। गाजीपुर में जो सोनम पति राजा रघुवंशी की हत्या का जुर्म नहीं कबूल रही थी, आखिर वो भी उस वक्त टूट गई जब वीडियो कॉल पर उसका आमना
सामना उसके प्रेमी राज कुशवाहा से करवाया गया। लेकिन इस मामले में तब नया मोड़ आ गया जब इंदौर पुलिस ने सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा का आमना सामना कराया। बाकायदे वीडियो कॉल के जरिए दोनों की बातचीत कराई गई और जैसे ही सोनम ने अपने प्रेमी को देखा, राज को देखा, वो फफक कर रो पड़ी। पुलिस ने सोनम को साफ बताया कि राज ने सारा कुछ बता दिया है, सब कुछ जो पूरा मैटर है वो बता दिया है और इसके बाद से जो सोनम थी वो बिल्कुल एकदम टूट गई वो और अपना उसने जो जुर्म था वो कबूल कर लिया। सोनम के गाजीपुर तक पहुंचने को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या के बाद सोनम की क्राइम सीन से 10 किलोमीटर दूर तीनों आरोपियों के साथ बातचीत करते हुए सीसीटीवी तस्वीर बरामद हुई है। सोनम 25 मई को शिलांग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची। इंदौर में राज से सोनम की मुलाकात हुई। सोनम इंदौर में राज के साथ किराए के घर में रुकी। यहां से एक ड्राइवर ने उसे यूपी ड्रॉप किया। इसके बाद सोनम वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची। अभी तक की टाइमलाइन और पुलिस का दावा यही कह कर रहे हैं। खैर, घर वाले तो बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आखिरी फैसला तो अदालत को करना है। लेकिन सवाल ये भी है कि सोनम को बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों दिया जाए? पति राजा की हत्या के 17 दिन बाद तक वो चुप क्यों बैठी रही? वो पुलिस के पास क्यों नहीं गई? पति की मेघालय में मौत हुई तो वह 1200 किलोमीटर दूर गाजीपुर कैसे पहुंची? फिलहाल सोनम मेघालय पुलिस की गिरफ्त में है। क्राइम सीन पर हर एक चीज का मिलान किया जाएगा। सोनम के बयान से लेकर राजा के कत्ल वाले दिन का हर पन्ना खोला जाएगा। लेकिन सोनम रघुवंशी को लेकर हो रहे तमाम खुलासों के बीच सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जब राजा पसंद ही नहीं था तो सोनम ने उससे शादी क्यों की? 5 साल छोटे बॉयफ्रेंड के लिए अपने पति की हनीमून पर हत्या क्यों करवा दी? सवाल ये भी, जब पत्नी ही अपने सुहाग की कातिल बन जाए तो पति किस पर भरोसा करे? लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, आखिर शादियां क्यों क्राइम थ्रिलर बनती जा रही? अगर शादी नापसंद है तो रिश्ते तोड़ने की बजाय वायलेंट होने का रास्ता क्यों चुना जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। अब सोचिए कितने बड़े बड़े खुलासे थे। प्लान यह था कि खाई में धक्का दे देना है, विरोध किया, नहीं धक्का दे पाए तो चाकू से मरवा दिया। इसके बाद हिम्मत देखिए कि इंदौर पहुंचती है। इंदौर में अपने प्रेमी राज के साथ एक किराए के कमरे में रुकी है। वहां से एक ड्राइवर उसे यूपी गाजीपुर ड्रॉप करता है। कितना कलेजा मजबूत रहा होगा। मैं पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। हमारे साथ विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, ममता काली जी सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर, प्रीति पांडे सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जुड़ेंगी, साध्वी हर्षा रिचारिया हैं, एपी सिंह जी वरिष्ठ वकील हैं, अंबर जैदी हैं और योगिता भयाना जी हैं सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर। सबसे पहले हर्षा जी, मैं आपके पास आता हूं। आप एक साध्वी भी हैं और इससे पहले आप मॉडलिंग और अभिनय की दुनिया में भी थी। जिस तरीके से ये क्राइम थ्रिलर घर की कहानियां बनती जा रही हैं, जिस तरीके से एक शादीशुदा जिंदगी पहले से ही तैयार था, विधवा प्लान कैसे होना है, प्रेमी राज को हीरो कैसे बना देना है, फिर उसके बाद उससे शादी कैसे कर लेनी है, आप क्या कहना चाहती हैं इन तमाम खुलासों पर? देखिए, ये जो कुछ भी हुआ है ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक भी और बहुत ही ज्यादा शर्मनाक भी है। कहीं ना कहीं एक जो पूरा महिला समाज है उसके लिए ये बहुत बड़ा कलंक है, क्योंकि आज रिश्तों को तार-तार जिस तरह किया जा रहा है, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सोनम के लिए एक ऐसी सजा अदालत को देनी चाहिए जिससे एक बहुत बड़ा उदाहरण इस देश के सामने पेश हो। क्योंकि अभी हाल ही में मैंने देखा कि एक और केस यहाँ से हल्द्वानी से सामने आया, उत्तराखंड से भी सामने आया है, जो सेम ऐसा ही, उसमें भी साजिश की गई है, उसमें भी अपने पति को मारा गया, प्रेमी के साथ मिलके। तो इस तरह की जो ये हादसे हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और अब इस पे लगाम लगाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है एक ऐसी सजा बनाने की जिसके बाद कोई और पत्नी अपने पति के साथ ऐसा ना करे। नहीं, लेकिन सवाल है हर्षा जी कि आखिरकार जहन में चल क्या रहा है? मेरठ से नीले ड्रम वाली कहानी आ गई। यहां पर आप देखिए किस तरीके से शादी से पहले तय था कि विधवा होना है, विधवा प्लान तक रेडी था। पहली बार हिंदुस्तान सुन रहा है। पुलिस ने ऑपरेशन हनीमून के तहत जो खुलासे किए कि विधवा प्लान था, फिर उसके बाद अपने प्रेमी को हीरो बना देना था, कि समाज में एक विधवा को वो स्वीकार कर रहा है। किस हद तक क्राइम इस महिला के दिमाग में घुसा हुआ था? देखिए, एक वो भारत था जहां पे पहले पत्नियां अपने पति के मौत के बाद सती हो जाया करती थी। वो इस देश की बहुत लंबे समय तक प्रथा रही है और आज उसी देश में एक औरत, एक पत्नी खुद ही विधवा होने की प्लानिंग कर रही है ताकि वो किसी और से शादी कर सके। ये एक बहुत सोची समझी
की जो साजिश है, बहुत क्रिमिनल जो मानसिकता है, ये दिल दहलाने वाली और बहुत शर्मनाक भी है। और इस पूरे हादसे को जो है, एक मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको किसी से शादी नहीं करनी है, किसी बंधन में नहीं बंधना है, तो ना तो खुद की जिंदगी बर्बाद करो, लेकिन किसी के घर का चिराग मत उजाड़ो। ना उन घर वालों की कोई गलती थी, ना राजा की कोई गलती थी, जिसको पता ही नहीं था कि किसी और की जिंदगी में कौन शामिल है। आपको किसी से शादी नहीं करना, किसी के साथ नहीं रहना, तो आप मत उस रिश्ते के लिए आगे बढ़ो। लेकिन किसी की जिंदगी को इस तरह खराब मत करो, किसी के परिवार को इस तरह उजाड़ो मत, जिनकी कोई गलती भी नहीं है। ठीक है, मैं विक्रमजीत सर आपके पास आता हूं, लेकिन योगिता भयाना जी कभी सिर पर हाथ रख रही हैं, लग रहा है उनको ये बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। योगिता जी, जो खुलासे हैं, मर्डर के दो प्लान थे, इंदौर में जाकर अपने प्रेमी राज के साथ मिलती है, कई सारे प्रोफेशनल किलर ऐसा नहीं कर पाएंगे। जो भी हुआ ये बिल्कुल निंदनीय है, और क्राइम तो क्राइम है। जिस तरह से हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको जेंडर से ना रिलेट किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने इसको एक बहुत बड़ी कहानी इसलिए भी बना दी है कि एक तो बर्बरता है इसमें, पर यही मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैडम बता रही थी कि एक तरफ तो सती हो जाती थी, कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि ये चीज की आप एक तो ये इसको जेंडर से प्लीज इसको मत लिंक कीजिए, इसका जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता, क्राइम का जेंडर से किसने जेंडर से लिंक किया? अपेरेंटली योगिता जी, किसने जेंडर से लिंक किया? किसने कहा कि सारी महिलाएं ऐसा करती हैं? अगर देखिए 2 दिन से डिबेट क्यों बन रही है, इसलिए नहीं बन रही है कि एक मर्डर हुआ। मर्डर तो हमारे देश में एक नहीं सर बताएंगे आपको, रोज रिपोर्ट होते हैं और इतनी बर्बरता की रिपोर्ट होते हैं। नहीं, दिल्ली में आफ्ताब ने नहीं योगिता जी थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा ना जो आंखों पर आपके चश्मा है, थोड़ा सा साइड रखिए। दिल्ली में आफ्ताब ने मार दिया, कई टुकड़े कर दिए, वो भी खबर दिखाई गई, वो भी खबर दिखाई गई। आपको हर जगह एजेंडा दिख जाता है योगिता भयानी जी, इसीलिए कहा थोड़ा सा चश्मा थोड़ा सा साफ करिए अपना। तब भी वो रिलीजियस एजेंडा था रोज। तो अगर ये एवरेज ली जाए तो 200 साल लगेंगे, रिसर्च में आपसे शेयर कर लो कि 200 साल लगेंगे उस लेवल पर जहां पे क्राइम अगर आप कह रहे हो महिलाएं कर रही हैं बराबर आने में 200 साल। अरे किसने कहा कि बराबर कर रही हैं? किसी ने कहा कि बराबर कर रही हैं, लेकिन हाल फिलहाल में क्यों नहीं डिस्कस होगा? अगर सालों तक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि महिला भी अब अत्याचार करने लगी, महिला भी अब चोरी करने लगी, महिला भी अब हत्या करने लगी। गलत है, ये बहुत गलत है। मैं मानसिकता की बात कर रही हूँ, ये बहुत गलत बात है। पर दिन में 1000 मर्डर केस रिपोर्ट होते हैं हमारे देश में इसी बर्बरता के, वो तो न्यूज नहीं बन पाते ना। ठीक है, न्यूज इसलिए बन रही है कि महिलाएं क्यों मर्डर कर रही हैं, सब मीडिया पे देख महिला केस होता है वो भी मीडिया में आता है, फ्रिज में कोई मिलता है वो भी मीडिया में आता है, कोई कुकर में मिलता है वो भी मीडिया में आता है, कोई महिला क्रिमिनल वो भी मीडिया पे आता है, हर एक चीज मीडिया पे आती है। जब आदमियों का किया गया प्लानिंग मीडिया पे आ रहा है, तो औरत को क्यों नहीं दिखाया जाए? आप तो छोड़ ही दीजिए, आप तो सती को भी बहुत अच्छा बता रही हैं, आप तो महिलाओं को सती सावित्री रहे, सती होती रहे, आप तो अभी वो प्रथा वापस ले आए। मैं उस प्रथा को नहीं सपोर्ट कर रही हूँ, मैं नहीं सपोर्ट कर रही हूँ। आप मेरी बात को एक गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही है योगिता जी। I won't be able to, मैं इसमें महिलाओं के साथ जो सती प्रथा को भी जस्टिफाई कर रही है, मैं इनके साथ डिस्कशन नहीं कर पाऊंगी। सुनिए योगिता भयाना जी, वो कोई सती प्रथा को जस्टिफाई नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि एक दौर था कि पति के मरने के बाद सती हो जाया करती थी महिलाएं, एक दौर था, वो उस प्रथा के साथ नहीं है और कोई भी उस प्रथा के साथ नहीं है। और एक दौर है कि अपने पति को ही चिता पर लिटा दे रही हैं। सिर्फ इस दौर की बातचीत वो कर रही है। मैडम मैं आ रहा हूँ, विक्रम जी यहाँ पर है, विक्रम जी यहाँ पर है। नहीं एक मिनट सर, एक मिनट सर, विक्रम सर, ये जो खुलासे हुए हैं, प्लान ए था, प्लान बी से मार दिया, प्लान ए फेल हुआ। आप माइंडसेट देखिए कि इंदौर में जाकर अपने प्रेमी के साथ किराए के कमरे में रुक जाती है, फिर गाजीपुर पहुंच जाती है, बहुत सारे खुलासे, फिर उसके बाद प्लान ए फेल होता है, कहती है 20 लाख दे दूंगी, मार दो इसको, फिर उसके बाद चाकू चल जाता है, फिर सीसीटीवी में तस्वीरें सामने आ जाती हैं। फिर भी योगिता भयाना जी कह रही हैं कि थोड़ा सा इसको कमतर दिखाया जाए, क्यों इसकी चर्चा हो रही है? देखिए, मैं सभी विद्वान पैनलिस्ट का बड़ा सम्मान करता हूं, सभी को मेरा प्रणाम, लेकिन ये अपराध का एक नया आयाम है, क्राइम का नया डायमेंशन है, और जो नया आयाम है उसके ऊपर हमें थोड़ा चिंतन करना ही पड़ेगा। सौरभ मेरठ, प्रवीण हरियाणा, ओम प्रकाश अवकाश राव डीजीपी, सत्यपाल, सचिन, रमेश, ये भावे की, ये कुछ मैंने नाम आपके सामने बताए। मैंने अपने पूरे करियर में केवल एक केस देखा था, जो कि 2006 में मैंने देखा
था। एक भारत सरकार के वरिष्ठ अफसर सुबह 8 बजे आते हैं और फूट फूट के रोते हैं। क्या हुआ कि सर मैं बाहर जा रहा था, मेरी पत्नी ने मेरा पासपोर्ट फॉरेन करेंसी फाड़ करके फ्लश में फेंक के जला दिया और मुझे इतना मारा है कि मैं पिट के, मैं समझा तो शायद कहीं छापा डालने आए होंगे, लेकिन मालूम पड़ा कि उनकी ऐसी दुर्गत उनकी लेकिन वाहिद एक केस था 15-20 साल में जो मैंने और ये जो केस हुए हैं ये विगत 12 महीने के अंदर और कुछ महीनों के अंदर है। ये एक भयावह स्थिति है और इसके ऊपर सोशियोलॉजिस्ट, क्रिमिनोलॉजिस्ट, पुलिस को और सभी स्टेक होल्डर्स को इस पे चिंतन करना आखिर कारण क्या है। हम इतने शॉर्ट फ्यूज पे क्यों हैं? हम क्यों किसी के बाजारू प्रेम में आकर के अपने पति की और हनीमून को मर्डर मून हम बना लेते हैं? इसके पीछे माइंडसेट क्या है, दिमाग की वायरिंग क्या है? कारण बिल्कुल समझ गए, वासना से वशीभूत होकर के, प्रेम का कोई लेना, वासना से वशीभूत होकर के हम वो करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और जो ओवर फीडिंग है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, सस्ते साहित्य की, सस्ते जो है हमारे जो है ये सेमी पोर्नोग्राफिक भी कहूंगा, सेमी पोर्नोग्राफिक जो साहित्य परोसा जा रहा है, अनसेंसर्ड परोसा जा रहा है, ये उसका प्रत्येक व्यक्ति दिन में 70,000 विचार देखता है। उन 70,000 में अगर साध्वी हर्षा जी की बात सुनेंगे तो हो सकता है मैं भी सात्विकता को धारण कर लूं, लेकिन अगर मैं दिन भर पोर्नोग्राफी देखूंगा, ओटीटी देखूंगा, तो जाहिर है कि मेरे अंदर का भी राक्षस जागृत हो जाएगा और मैं भी हत्या की तरह, क्योंकि ये पार्श्विक है। आप सभी देखें, आप किसी को एक थप्पड़ मारने की कोशिश करें, आप नहीं मार पाएंगे, आपका हाथ रुक जाएगा। लेकिन यहाँ जिस तरीके से किया है राकेश जी, बहुत अपनी प्रोग्रामिंग माइंड की है, बहुत प्रोग्रामिंग माइंड की है। एपी सिंह जी, परिवार भले बचाने के लिए कह रहा हो कि बेटी ने किया ही नहीं, लेकिन पुलिस की थ्योरी यह साबित कर रही है कि सोनम ने किस तरीके से पुख्ता प्लान बनाया और प्लान का एक ही टारगेट था, किसी भी हाल में, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी हाल में, जो मुझे समझ में आया, सोनम का टारगेट था कि राजा मरना ही चाहिए। नहीं, बिल्कुल ये तो हत्या, देखिए 3 महीने से शादी की तैयारियां शुरू हुई और 3 महीने से हत्या की तैयारियां शुरू हो गई, हत्या की साजिश शुरू हो गई। तो ये तो अकल्पनीय, अविश्वसनीय घटना हमारे देश की है। हमारे यहाँ विवाह, हमारे धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय अलग हो सकते हैं, गरीब अमीर हो सकते हैं, खाना पीना अलग हो सकता है, लेकिन विवाह एक बहुत बड़ी परंपरा है, रीति रिवाज, संस्कार है, संस्कृति सभी धर्मों में। और इस मामले में तो अब देख के तो ऐसा लगा पिछली घटनाओं को, इस्लाम धर्म अब भी सही है, जिसमें कोई ऐसी घटना नहीं हुई जो लगातार ये मेरठ की घटना, लखनऊ की घटना, आगरा की घटना, 1 घंटा 20 मिनट का लाइव देख के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इंजीनियर मर रहा है। और ये घटना डीजीपी, रिटायर्ड डीजीपी ओम प्रकाश जी, जैसा कि हमारे डीजीपी साहब ने बताया, वो उनकी हत्या होना, जिस अधिकारी के आगे पूरे प्रदेश की पुलिस सैल्यूट करती थी, उसकी पत्नी ने उसकी हत्या करा दी। तो ये हमारी परंपरा कभी नहीं रही, पाश्चात्य सभ्यता हावी हो गई है, वेस्टर्न कल्चर बढ़ता जा रहा है, उसका हमें एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जो हम हंसी ठिठोली में लेते थे, वैलेंटाइन डे, लव डे, किस डे है, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लैक डे, रोज डे, ये जो हमारे रूटीन में आ गए हैं, अब इन्होंने इतनी आधुनिकता बढ़ा दी है कि हमारी महिलाएं जो बहुत सीता, सावित्री, गार्गी, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, नहीं ठीक है, आप बड़ी बातें कह रहे हैं, लेकिन एक बात से थोड़ी सी असहमति जताते हुए आगे बढ़ूंगा एपी सिंह जी, और ये असहमति जताते हुए कि धर्म से नहीं जोड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं हर्षा जी आपके पास आऊंगा कि 23 तारीख को पाप मोचिनी एकादशी व्रत करती है, झांसे में लेने के लिए कि पति सोचेगा कि पत्नी व्रत कर रही है और उस दिन ले जाकर मरवा देती है। मैं इस पर बातचीत करूंगा, लेकिन ममता काले जी जो बात एपी सिंह ने कही या फिर जो बात विक्रम सिंह जी ने कही, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म देखकर आपको भी ऐसा लगता है, या आवश्यकता से अधिक जो हमारे ट्रेंड में नहीं था वेस्टर्नाइजेशन का ये असर हो रहा है? बिल्कुल, ये उसी का असर है। और जहां तक आप आ रहा हूं हर्षा जी आ रहा हूं, ये ममता काले के लिए सवाल था। डीजीपी सर को मैं प्रणाम करती हूं, और सर जो भी विषय उठाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण विषय होते हैं और अपने एक्सपीरियंस से वो विषय उठाते हैं। 1-2 लाइंस बोलना चाहती हूं कि एक था राजा, एक थी रानी, राजा मर गया और उसके बाद आरंभ हुई एक भयावह कहानी। और मैं कहती हूं राकेश जी कि इस विषय को क्यों नहीं उठाना चाहिए, क्यों इस विषय पर डिस्कशंस नहीं होने चाहिए, क्यों ये विषय मीडिया और सोशल मीडिया में प्रचलित नहीं होना चाहिए। एक परिवार बर्बाद हो गया साहब, एक हंसता खेलता परिवार आज दर्दनाक जीवन जी रहा है। उनके लड़के को मार दिया गया, उनकी बहू ने मार दिया, जिस बहू को वो बड़ी उम्मीद आशाओं के साथ घर लेकर के आए थे, उस लड़के ने उसको अपनी अर्धांगिनी बनाया था कि पूरे जीवन
मतलब ये मेरा साथ देगी, उसने उसको एक प्लानिंग के तहत अपने बॉयफ्रेंड के साथ मरवा दिया। वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। और हम कह रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि इस विषय पर बात ना हो। ये क्रिमिनल माइंडसेट की बात है, ये खतरनाक माइंडसेट की बात है, ये समाज को कलुषित करने की बात है। और हाँ, इतिहास से कुछ चीजें समझने की भी आवश्यकता है। सत्यवान की पत्नी सावित्री भी थी, राकेश जी, जो अपने पति के प्राण यमराज से वापस लेकर के आ गई थी। और एक ये पत्नी थी जिसने अपने पति को मौत के मुंह में ढकेला। इतनी खतरनाक उसने उसको मौत दे दी। सर्वसार हो गई मानवता, सारे रिश्ते तार-तार हो गए हैं। आपने एक बात कही, मैं उस बात को लेकर अंबर जैदी आपके पास आ रहा हूं। राजा के मरने के बाद कहानी नहीं शुरू हुई, कहानी शुरू हुई राजा मरेगा कैसे, यहां से कहानी शुरू हुई। बिल्कुल, देखिए राकेश जी, सबसे बड़ा सवाल यही, यहाँ पर हमने अलग अलग पहलुओं पर पूरे इस डिस्कशन में बात हुई, लेकिन सबसे अहम पहलू ये है कि हम जब भी कोई क्राइम होता है, हम विक्टिम शेमिंग या वटेवर, अभी हमें नहीं पता क्या हुआ, कैसे प्लानिंग हुई। अभी ये है कि सोनम ने ये सारी प्लानिंग की, हमारे सामने है। लेकिन जैसे कि डीजीपी सर ने बात उठाई थी कि हमें इसके कारणों पे चर्चा करनी चाहिए कि क्यों आखिर अचानक से महिलाएं अपने जीवन साथियों को मारने पे आतुर हो गई हैं। हालांकि स्टडीज ये कहती है, यूएन रिपोर्ट्स हैं कि ग्लोबली महिलाएं अपने इंटीमेट पार्टनर्स या रिलेटिव्स के द्वारा मारी जाती आई हैं, और अभी भी ये स्टडीज है। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है, हम अगर खासतौर से भारत की बात करते हैं तो हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं। हम कहते हैं बड़े जोर से कि हमारी चोरियां चोरों से कम है, लेकिन जब बात आती है जीवन साथी चुनने की आजादी देने की, तो हम धर्म, जात, ऊंच नीच का भेदभाव, ये सारी चीजों में आप बेटियों के ऊपर सामाजिक दबाव के चलते उनको उनकी मर्जी का जीवन साथी नहीं चुनने दिया जाता। और मैं ऐसा नहीं कह रही मार देंगे किसी को, लेकिन नहीं, मर्जी का जीवन साथी नहीं चुनने दिया जाता है अंबर जैदी, तो प्रीति पांडे क्या मार दे लड़कियां या छोड़ दे, दूसरा रास्ता क्या है? हाँ ठीक है, चलिए बात पूरी कर लीजिए प्रीति जी, 20 सेकंड अपनी बात को रखती है। लेकिन कुछ लोग जो नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो इस तरह से किसी की भी जान के पीछे पड़ जाते हैं और हत्या कर देते हैं। अगर आपके पास चॉइस है, आपको नहीं चाहिए उस रिश्ते में आना, तो आप छोड़ दीजिए, भाग जाइए, नहीं के सामने प्रोटेस्ट कीजिए। यस, और मैं नहीं चाहूंगा कि कहीं से इस बात का जस्टिफिकेशन हो प्रीति पांडे, और ये जस्टिफिकेशन ना हो कि मर्जी का जीवन साथी नहीं मिला तो उसके मर्डर की प्लानिंग कर लें। हजार तरीके हैं कि छोड़ दीजिए, चले जाइए अपने प्रेमी के साथ या जिसके साथ आप रहना चाहती हैं, लेकिन मारने के बाद क्या मिलेगा? जाओ जीवन भर सलाखों के पीछे रहो। राकेश जी देखिए क्या है, ये मैं तो बार बार जब इसकी फोटोग्राफ देख रही हूँ आपके चैनल्स पे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लड़कियों को क्या हो गया, इनकी बुद्धि को क्या हो गया, कि अगर आप शादी के लिए मना नहीं कर पा रहे, आप अपने पेरेंट्स को मना नहीं कर पा रहे, आप घर पे जिद पे अड़ जाइए कि नहीं करनी मुझे उस बंदे से शादी, मैं किसी व्यक्ति को पसंद करती हूँ, मैं उससे शादी करूंगी, वो भी बेहतर है। पिता से अपने घर में लड़ाई करना, भाई से अपने घर में लड़ाई करना, वो फिर भी बेहतर होगा आप अपने घर में अगर उसका विरोध करें, ना कि आप एक मर्डर प्लान करें। तो जो व्यक्ति एक मर्डर प्लान कर सकता है, वो अपने घर में नो टू मैरिज क्यों नहीं कह सकता? मैं तो बार बार ये कहती हूँ, क्या जो लोग बार बार, देखिए मैं ये बात मानती हूँ कि लड़कियों के ऊपर दबाव बनाया जाता है, उनके पिता दबाव बनाते हैं, परिवार की दुहाई दी जाती है, परिवार की इज्जत की दुहाई दी जाती है, सारे नाटक किए जाते हैं। मैं खुद एक्टिविस्ट हूँ, रोज एनजीओ में सब चीजों को हम लोग देखते हैं, लेकिन आप किसी के परिवार के चिराग को बुझा देने का अगर मर्डर प्लान कर रहे हैं, तो आप अंदर से कितने मजबूत हो। दूसरी चीज राकेश जी, मैं बार बार एक बात कहनी चाहूंगी लड़कियों को, कि आपने अपने पति की हत्या करके चुना किसको? एक छपरी, जिसकी शक्ल छपरी जैसी है, जो एक फैक्ट्री में काम करता है, मतलब उसकी शक्ल देखिए कि शक्ल से लग रहा है कि रोज वो गांजा और चरस पीता होगा। आप किसको छोड़ के किसको चुन रहे हैं? क्या इसकी भी बुद्धि लड़कियों को नहीं रह गई है? एक नहीं, ये तो जिसको चुने लड़कियों का अधिकार है प्रीति पांडे जी, जिसको चुने उनका अधिकार है, लेकिन ये कतई मतलब नहीं है कि अगर मजबूरी में किसी को चुनना पड़ा तो उसको मार देंगे। भाई आप एब्सोल्युटली आप किसी को भी चुन लीजिए, लेकिन आपके पास बिल्कुल नहीं, किसी को मारने का अधिकार नहीं। ये भी सवाल है, ये भी एक सवाल है भाई। नहीं, ये भी एक सवाल है कि आप जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं, माँ बाप, ऐसा नहीं है ना कि मैं अगर कल अपने परिवार में किसी से कहूंगी कि मैं पंचर वाले से शादी करना चाहती हूँ, तो मेरे माँ बाप नहीं ना शादी करा देंगे। पेरेंट्स वहां रिजिड होते हैं, लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, से नो टू मैरिज, ना किसी का कत्ल करिए, ना आपके पास ऑप्शन है, आप डिवोर्स ले लीजिए, आप लीगल जाइए, आप दरवाजा खटखटाइए कानून का, आप किसी परिवार को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। ठीक है प्रीति जी, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह, लेकिन
आपने कहा कोई पंचर वाला या कोई दूसरा, अरे ठीक है, उनकी भी शादियां होती हैं और होनी भी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन ये कोई मतलब नहीं है कि अगर कोई पसंद नहीं है तो जाकर उसको मार दें। आप छोड़ दीजिए, डिवोर्स ले लीजिए, 10 तरीके हैं। मैं आ रहा हूं हर्षा जी। परिवार जरूर देखेगा कि बेटी नहीं तो ठीक है। मैं हर्षा जी, ये भी जानकारी है 23 तारीख को पाप मोचनी एकादशी थी। एक ऑडियो भी आया, उस ऑडियो में सोनम अपनी सास से बातचीत कर रही है। परिवार वालों ने कंफर्म भी किया कि उसी दिन की बातचीत थी। मतलब दिमाग में चल रहा है कि व्रत कर ले, पति को भरोसा होगा कि देखो शादी के इतने दिनों में पत्नी व्रत रखने लगी, कितना मान रही है, कितने लंबे जीवन की कामना कर रही है, पापों से मुक्ति मिल जाए, सबको ये कामना कर रही है, घर परिवार अच्छा चले। लेकिन उसके दिमाग में माइंडसेट क्या चल रहा था क्राइम का कि बस ऊपर जाके मरवा देना है। देखिए, जो प्लानिंग पिछले 3 महीने से चल रही है, वो प्लानिंग उस दिन भी चल रही थी कि अब अगले पल क्या करना है, ठीक है। और रही बात पाप मोक्षनी एकादशी की, तो उस दिन व्रत रखा है या फोन पे सिर्फ बोला गया है कि हाँ मैंने व्रत रखा है, ये तो सिर्फ सोनम को पता है कि व्रत रखा भी है या सिर्फ बताया गया है। क्योंकि जो ऑडियो की आप बात करें, वो ऑडियो मैंने भी सुना, हालांकि वो ऑडियो पूरे सोशल मीडिया पे भी लीक हो चुका है, सबने सुना होगा। तो सबने देखा है जो अपने पति के मर्डर की प्लानिंग पिछले 3 महीने से कर रही है। आपको लगता है कि वो व्रत करने गई होगी वहां पे शिलोंग, वो व्रत रखेगी वहां पे वो ये सोच रही होगी कि नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है, कब लेना है, कैसे सारी चीजों को अंजाम देना है। तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि कोई व्रत रखा गया है। ठीक है विक्रम जी, अगर मैं एक आपसे क्रिमिनल के माइंडसेट को समझने की कोशिश करूं और उसमें सोनम को आपसे ये पूछूं कि वो कहां जाकर फिट बैठती है। मसलन मर्डर का प्लान ए था, प्लान बी भी रेडी था, फिर उसके बाद गाजीपुर कैसे पहुंचना है, प्रेमी के साथ रुकना भी है, फिर उसके बाद आप देखिए व्रत भी करना है, फिर प्लान ए फेल होता है तो सुपारी किलर से कहती है कि 20 लाख दूंगी, इसको मार दो, फिर चाकू से गर्दन पर वार किया जाता है, फिर खाई में धक्का दिया जाता है। ये पूरे घटनाक्रम को कई और बड़े खुलासे हैं। एक क्रिमिनल के तौर पर सोनम कहां जाकर फिट बैठती है? बहुत शातिर दिमाग की, जिसने बड़ा होमवर्क करके इस चीज को किया और स्वप्रेरणा से किया, और उसने जो सुपारी किलर से उनको हायर किया। और आप देखिए, मैं सभी विद्वान पहले से कहूंगा, एक प्रयोग करें, घर जाए किसी एक मवेशी के ऊपर हाथ उठा के देखें, आपका हाथ बीच में रुक जाएगा, आप मार नहीं पाएंगे मवेशी के साथ। लेकिन ये एक इंसान को जिस तरीके से हत्या की है, उसके लिए अपने माइंड को स्टील, अपने माइंड के अंदर पूर्वाभ्यास, रिहर्सल, उसकी प्लानिंग, और जिसको कहते हैं अगर किसी की हत्या करनी है, पहले अपने दिमाग में उसकी हत्या कर लें। जब दिमाग में हत्या होगी तब आप जमीनी रूप में अपने को तैयार करेंगे और उस विभत्स कृत्य के लिए अपने हाथ और अपने दिलो दिमाग को मजबूत करेंगे। मैंने कई हत्यारों को, इस तरीके के लोगों को, उनकी आई बॉल के पीछे क्या चल रहा है उसको पढ़ना एपी सिंह साहब और हम लोगों ने जिंदगी भर यही किया है। उसके लिए बड़ा पूर्वाभ्यास, बड़ी तैयारी की जाती है, संस्कारों को मारना पड़ता है। कहा एक तरफ पाप मोचनी एकादशी का स्वांग करना, आपने देखा नहीं क्या स्वांग रचा है पाप मोचनी एकादशी का, जो एक कठिन व्रत होता है, जो हमारी महिलाएं आज पैनल पे हैं वो जानती हैं कितना कठिन। लेकिन एक तरफ स्वांग इस बात का कि हम व्रत कर रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हमें फलाहार नहीं मिल रहा, और सास को बताना कि अपनी जो है हमारा कितनी उच्च कोटि की तपस्या है, और उसके बाद तैयार करके एक निर्मम हत्या करना। और जब नहीं पहले वार में समाप्त होता है पति, तो उसको उसके बाद किस तरीके से, लेकिन प्लानिंग देखिए, 1000 फुट के नीचे उसको धकेलना, वो अगर प्लान आउट नहीं हुआ, पहले लोकेशन को तय करना। राकेश जी, ऐसी पहाड़ियों पर जिन पति या पत्नियों में ये कुंठा रहती है कि अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर की हत्या करनी है, वो ऐसे ही दुर्गम स्थान पे जाते हैं। और एक नहीं, मैं दर्जन केस कभी होगा तो मैं आपको शेयर करूंगा, जो कि वहां जाने की प्लानिंग मेघालय का, उसके मन में खोट इसी बात को दर्शाती है। वापसी के टिकट न करवाना इस बात को, उसके क्रिमिनल इंटेंट को दर्शाती है। ठीक है, उसके बावजूद जो बातें कही विक्रम जी ने और एक शातिर माइंडसेट, उसके बाद भी योगिता भयान जी आप कहती हैं, पूछ रही हैं कि इतनी चर्चा क्यों हो रही? मैंने ये नहीं बोला चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप जिस तरह से इसको, आप देखिए, आपने नीले ड्रम की बात की, आप ये 2-4 केसेस आप गिन के भी गिन नहीं पाएंगे। पूरे विक्रम सर की पूरी रिस्पेक्ट है, सर हमें गाइड करते आए हैं, आप गिन भी लीजिएगा, आप 1 घंटे में पूरे केसेस गिन लेंगे जहां महिलाएं इन्वॉल्व है। मैं बस इतना ही कह रही हूँ, अगर गिनने पे आए आपको कम से कम 100 डिबेट कम पड़ेंगी जहां ऐसे ऐसे बड़े केसेस हैं जहां पुरुषों की भी रही। तो अब आपको ये नहीं, ये जस्टिफिकेशन क्यों है? आप कह रही हैं जेंडर पे चर्चा नहीं होनी चाहिए, तो ये जस्टिफिकेशन आप क्यों दे रही है जहां पर पुरुष भी
पुरुष भी अपराधी होते हैं। ठीक है, जब पुरुष अपराधी होंगे तो उनकी चर्चा कर लेंगे, वहां भी रिश्तों की बातचीत होती है। मैं एपी सिंह, योगिता जी देखिए, मैं आपकी सिर्फ इस एक लाइन से असहमत हूं मैडम, आपकी सिर्फ इस एक लाइन से असहमत हूं। एपी सिंह जी, मुस्कान दस्तोगी मर्डर केस मेरठ का जिसका जिक्र विक्रम सर कर रहे थे, सोनम रघुवंशी मर्डर केस जिसकी चर्चा आज हो रही है, ममता पाठक मर्डर केस जबलपुर का इसी साल का है, प्रगति मर्डर केस औरैया का इसी साल का है, अमिता मोदी मर्डर केस लखनऊ का 1988 का है, श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस दिल्ली में 2022। तो कई सारे उदाहरण कहिए तो 10 और गिनवा दूंगा, लेकिन उसके बावजूद नहीं प्लीज योगिता भयाना जी प्लीज, आप जेंडर बायस हो रही है, मैं जेंडर बायस नहीं हो रहा हूं। सिर्फ एक घटना, एक अपराध पर चर्चा हो रही है और उस अपराध से उठे सवालों पर चर्चा हो रही है, तो जस्टिफाई मत करिए एपी सिंह जी। नहीं, इस तरह से अपराधी को प्रोटेक्शन नहीं करना, हमें अपनी ऐसी उन बातों को करना है जहां से हम कैसे बेटे और बेटी दोनों को संभाल सकें। क्या हम स्कूल की शिक्षा में सिलेबस लाएं, क्या हम 6th क्लास के बाद सिलेबस लाएं, इस पर चर्चा करनी है। क्या हम कानून कठोर बनाएं, कितनी हमें कानूनों में कठोरता लानी है। ये मानता हूं मैं, इस देश में महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट, महिला की आइडेंटिटी छिपाना चला, ठीक चला, लेकिन अब जरूरत पड़ने लगी कि पुरुषों की सुरक्षा के लिए भी पुरुष जाए तो जाए कहां। पुरुष की हेल्पलाइन तो बनाइए, पुरुष आयोग भी बनाइए, पुरुष हेल्प डेस्क भी बनाइए, पुरुष थाना भी बनाइए, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाइए, पुरुषों की भी बात कीजिए, कहीं ना कहीं बात कीजिए। आपको करना पड़ेगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब के संविधान को समानता लानी पड़ेगी। आज देखिए, मैं बोलता नहीं, राकेश जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी की डिबेट के बीच में नहीं। योगिता जी सुन लीजिए, क्षमता रखिए। आज कोई चीखने चिल्लाने बहुत क्रॉस करने का डिबेट नहीं है, ये डिबेट कम चर्चा ज्यादा है। तो सुनिए एक बार सबके विचारों को। ये सुनने का है, ये सुनने का है, जो सुनने इस बात को सुनने की क्षमता रखिए। अब समानता लानी पड़ेगी कहीं ना कहीं। अब जो मांग उठी है, आपको बहुत कड़वा लग रहा है, यही कड़वा लग रहा है, हमारी लड़कियों को बिगाड़ रहा है, यही सभ्यता, यही संस्कृति हमारी बहन बेटियों को बिगाड़ी। सोनम भी हमारे समाज की थी, इंदौर से आती थी, पंच बनाया था इंदौर ने 5 बार वर्षों से लगातार स्वच्छता में, अब सबूत मिटाने में भी स्वच्छता में दिखाए। नारायण दत्त नहीं, लेकिन एक चर्चा एपी सिंह जी एक चर्चा योगिता भयाना जी ने छेड़ी है। योगिता जी, मैं आपको बता दूं कि इस मर्डर केस पर चर्चा होने का यह मतलब नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ चर्चा हो रही है या सारी महिलाओं को कोई कह रहा है कि वो दोषी हैं या अपराधी हैं, लेकिन उसके बावजूद अंबर जैदी एक रिपोर्ट अभी मुझे भेजी गई है मेरे मोबाइल पर। रुकिए योगिता भयाना जी सुनिए, पुरुषों ने जब मर्डर किया, अपराध में शामिल हुए, तो उस पर भी चर्चा हुई और कुछ केस मैंने आपको गिना दिए, लेकिन एक रिपोर्ट आपको बताता हूं अंबर जैदी, उस पर आप बोलिएगा। सालाना 225 लोगों की हत्या पत्नियां कर देती हैं। अगर किसी के पास इस फैक्ट को गलत साबित करने के लिए कुछ होगा तो वो करेगा। हाँ ठीक है, वो भी है, वो भी होंगे। करीब 275 पत्नियां पतियों के हाथों मारी जाती हैं, ये भी मैं कह रहा हूं। 60% महिलाओं के कत्ल मौजूदा या पूर्व पार्टनर की वजह से होते हैं। 10 में से एक कत्ल आशिक या पति पत्नी के हाथ से हो रही है। 2010 के बाद इश्क या फिर अवैध संबंधों की वजह से कत्ल की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिसका जिक्र विक्रम जी कर रहे हैं। अब फिर आपको एजेंडा ये लग जाता है, मैं रिपोर्ट का हवाला कर रहा हूं। एजेंडा भाई आपको लगेगा ना, तो मैं आपकी गलत फहमी का कुछ नहीं कर सकता हूं। योगिता जी, अंबर जैदी बोलिए। देखिए राकेश, जिस रिपोर्ट का आपने हवाला दिया, बिल्कुल आपने वो आंकड़े बिल्कुल सही आपने यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। सवाल ये होता है कि उसको मैंने भी मेंशन किया था कि अगर हम रिपोर्ट्स के आधार पर देखें तो ज्यादातर महिलाएं जो करीबी संबंधी होते हैं, पति होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, उनके द्वारा मारी जाती है। लेकिन हम किसी भी हाल में यहाँ पर सोनम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। जब श्रद्धा वॉकर का केस होता है तो योगिता भी वही होती है, मैं भी वही होती हूँ। हम उसी शिद्दत के साथ जब हम श्रद्धा के लिए आवाज उठाते हैं, तो हम आज राजा रघुवंशी के लिए क्यों नहीं आवाज उठाएंगे? क्योंकि हम महिलाएं एक्टिविस्ट जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि महिलाएं गलत करेंगी तो हम उसका जस्टिफिकेशन करेंगे। लेकिन उसके पीछे कारणों की भी चर्चा हमें करनी चाहिए कि क्यों महिलाएं ऐसा कर रही हैं, ताकि वो पैटर्न समझ में आए और हम बदलाव की ओर काम कर सके। क्योंकि चर्चा का मकसद नहीं, एक चीज और है जिस पर मैं चलते 30 सेकंड में, ममता काले जी आप बोल
दीजिए। 2010 से 2014 में 7 से 8% अफेयर वजह थे कत्ल की घटनाओं के पीछे। 2015-22 के पीछे ये परसेंटेज 10 से 11% तक हो गया, जिसका जिक्र कर रहे थे विक्रम सर कि ये ओटीटी या जो भी वो वजह है वो गिना रहे थे। इस ट्रेंड के बढ़ने पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है और ये चिंता का विषय है और इस पर सीरियसली सबको मंथन करना पड़ेगा। और क्यों सोनम ने ऐसा किया है ये कारण जानने भी बहुत आवश्यक है। और यहाँ पर मैं ये जरूर बोलना चाहती हूँ राकेश जी कि जो पुरुष होते हैं ना उनकी जिंदगी भी मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पर एक जो दोषी है वो महिला है, इसलिए उसकी बात ना की जाए, ये बहुत गलत सोच है। ये बहुत गलत सोच है। यहाँ पर वो पीड़ित नहीं थी, वो कोई विक्टिम नहीं थी, वो एक खतरनाक औरत थी जिसने पूरा राजा रघुवंशी को मार दिया, बेचारी की जिंदगी खत्म कर दी, क्योंकि उसको जबरदस्ती उसके परिवार ने उसकी शादी करवाई थी। ठीक है, तो परिवारों ठीक है प्रीति जी, दोबारा आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन चर्चा का मकसद सिर्फ ये है कि एक घटना आई है उसके सारे पहलुओं पर चर्चा हो जाए। इसको जेंडर से जोड़ने की जरूरत नहीं है। जेंडर की बात करते करते जेंडर बायस योगिता जी आपको तो कहीं नहीं होना चाहिए था ऐसा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। राजा से 9 लाख लेकर किलर्स को कहां से 20 लाख देने वाली थी सोनम। सोनम ने पति को मारा, फिर क्यों लिखा 7 जन्म का था साथ हमारा। कटरीना कैफ मालदीव बुला रही, भारतीय जाएंगे। होशियार, एसी को बम बना रही चाइनीज गैस, बहुत